हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लीनियर प्रोग्रामिंग का हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने सीखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या और लीनियर प्रोग्रामिंग को करने के लिए कौन कौन सा टूल्स हम यूज करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमको सीखना है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सिचुएशन होगा उन सिचुएशंस को पढ़कर हम इनइक्वेशन किस तरह से फॉर्म करेंगे और उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होगा उससे हम लीनियर एक्सप्रेशन किस तरह फॉर्म करेंगे और फिर उन लीनियर इनइक्वेशंस के हेल्प से उस लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। लेक्चर की शुरुआत हमने सिचुएशन के साथ की है। वही सिचुएशन हमने आज के लेक्चर में भी लिया है जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, ठीक है। लेकिन आज इस सिचुएशन को पढ़कर हम इनइक्वेशन बनाएंगे, लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर उन इनइक्वेशंस के हेल्प से उस लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं यह सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बार पहले सिचुएशन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ये फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। He has rupees 5,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. A table cost him rupees 250 and a chair rupees 50. He can sell a table at a profit of rupees 50 and a chair at a profit of rupees 15. Assuming that he can sell all the items that he buys, how should he invest his money in order that he may maximize the profit? वही सिचुएशन है। कह रहा है कि एक फर्नीचर डीलर है, 2 आइटम की डीलिंग करता है, टेबल्स की और चेयर्स की, ठीक है। उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000 रुपए है और रखने का जगह उसके पास 60 पीस का है, ठीक है। एक टेबल का कॉस्ट और एक चेयर का कॉस्ट भी दिया हुआ है और साथ ही यह भी दिया है कि एक टेबल पर उसे कितना प्रॉफिट होता है और एक चेयर पर उसे कितना प्रॉफिट होता है। तो इसमें 2 चीज दी हुई, इसमें 2 बातें हैं। एक तो लिमिटेशंस है, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कितने का कर सकता है और कितना आइटम रख सकता है, और दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी सिचुएशन दिया है कि उसे प्रॉफिट एक टेबल पर 50 और एक चेयर पर 15 का होता है। तो लिमिटेशन से हम इनइक्वेशन बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव जो इन्वॉल्व है उससे हम लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स, ठीक है। फर्नीचर डीलर अगर 2 ही आइटम की डीलिंग करता है, टेबल और चेयर की, तो वह कुछ टेबल की खरीद बिक्री करता होगा और कुछ चेयर की खरीद बिक्री करता होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वह कितना टेबल और कितना चेयर खरीदता या बेचता है। स्टूडेंट्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग सिचुएशन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि एज्यूम क्या करना है। तो जैसे इसमें फर्नीचर डीलर क्या करता है, टेबल्स और चेयर्स की खरीद बिक्री करता है। तो यहां हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट ही डील्स एक्स टेबल्स एंड वाई चेयर्स, ठीक है। फर्नीचर डीलर एक्स टेबल और वाई चेयर की खरीद बिक्री करता है। अब सिचुएशन दिया है कि एक टेबल का कॉस्ट 250 रुपीज है और एक चेयर का कॉस्ट 50 रुपीज है। अगर वह टेबल की खरीदारी करेगा तो एक्स टेबल खरीदेगा और वाई चेयर खरीदेगा। तो एक्स टेबल और वाई चेयर के खरीद पर उसे कितना कॉस्ट आएगा। तो एक टेबल का कॉस्ट अगर 250 रुपीज है, एक टेबल का कॉस्ट अगर 250 रुपीज है तो एक टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 250x। इसी तरह से एक चेयर का कॉस्ट अगर 50 रुपीज है तो वाई चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50y। यह क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, जिससे वह टोटल कॉस्ट हो गया चेयर और टेबल की। तो यह जो टोटल कॉस्ट है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 5,000 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा रहेगा, क्योंकि अगर उसके पास 5,000 रुपया है तो वह कभी 5,000 से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकता है। तो इसलिए यह हो गया लेस देन इक्वल टू 5,000, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन है स्टूडेंट कि उसके पास रखने का जगह 60 पीस का है।
तो 60 पीस का अगर रखने का जगह है तो वह जो आइटम खरीदेगा टेबल और चेयर दोनों मिलाकर क्या करेगा, 60 खरीदेगा या फिर 60 से कम खरीदेगा। अगर वह X टेबल और Y चेयर खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि X प्लस Y का जो वैल्यू होगा, यह क्या हो गया, नंबर ऑफ टेबल, यह हो गया नंबर ऑफ चेयर, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 60। तो दो लिमिटेशंस था कि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 5000 रुपीज है तो उसको हमने कनेक्ट कर लिया, उसके पास रखने का जगह 60 पीस का था उसको हमने कनेक्ट कर लिया। लेकिन दो हिडन सिचुएशन इन्वॉल्व है इसमें, वह क्या कि अगर वह टेबल और चेयर की खरीद बिक्री करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी उसके पास सिर्फ टेबल ही हो, चेयर की संख्या 0 हो, या कभी हो सकता है कि सिर्फ चेयर ही हो, टेबल की संख्या 0 हो। जब आदमी कोई शॉप चलाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा सामान उसमें अवेलेबल ही हो, ठीक है, तो इसलिए X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यह हमारे लिमिटेशन से इन इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, तो अब जो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व है वह क्या है, प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट को हमको कनेक्ट करना है। तो प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि एक टेबल पर 50 रुपीज का प्रॉफिट और एक चेयर पर 15 रुपीज का प्रॉफिट होता है। एक टेबल पर 50 का प्रॉफिट और एक चेयर पर 15 का प्रॉफिट होता है। तो अगर वह X टेबल और Y चेयर की डीलिंग करता है तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर Z टोटल प्रॉफिट है, लेट Z बी द टोटल प्रॉफिट, देयरफॉर Z क्या होना चाहिए, तो एक टेबल पर 50 का प्रॉफिट होता है, कितना टेबल डील करता है, X, तो X टेबल पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 50X। इसी तरह से एक चेयर पर अगर उसको 15 का प्रॉफिट होता है, एक चेयर पर उसको 15 का प्रॉफिट होता है तो Y चेयर डील करता है तो Y चेयर पर उसको कितना प्रॉफिट होगा, 15Y। तो यह हो गया उसका टोटल प्रॉफिट। इसी को वह क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, सिचुएशन को पढ़कर इसी तरह से हम क्या करते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस फॉर्म करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है उससे हम एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इन लीनियर इनइक्वेशंस के हेल्प से इस लीनियर एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमाइज करना होता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करने का है तो मैक्सिमाइज करना होगा, किसी में अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करने का है तो उसमें हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए पिछले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मींस लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने से हमको पता चलेगा कि कौन सा रीजन है जो सभी इनइक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, और तब फिर हम देखेंगे कि वह जो सॉल्यूशन सेट आया इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन का, उसके किस पॉइंट पर Z का वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस काम को करने से पहले हम सम टर्म्स रिलेटेड टू LPP देख लेना चाहते हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि वह टर्म क्या क्या हो सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। लेकिन टर्म से पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ही लेते हैं। तो पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है कि हमारे पास इन इक्वेशन क्या क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास इन इक्वेशन है 250x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 5000। दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑब्जेक्टिव हमारा है z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। तो पहले स्टूडेंट्स एक एक इन इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले के साथ, ठीक है। 250x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 5000।
50 कॉमन ले लीजिए, तो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। इसके बाद क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे, एक बार y0 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, एक बार x0 पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 100 एंड पुट x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 20 आएगा। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 20 आएगा। y0 तो x 20 मीन्स 20 0 पर x एक्सिस को काटेगा, और x0 पुट करेंगे तो y 100 आएगा, यानी 0 100 पर यह y एक्सिस को काटेगा। यह पहला इन इक्वेशन हो गया। इसी तरह से फिर दूसरे इन इक्वेशन का देख लेते हैं। तो दूसरे इन इक्वेशन का यहां देख लीजिए। दूसरा क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 60 मीन्स 60 0 पर x एक्सिस को, और पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 60, तो 0 60 पर y एक्सिस को काटेगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 बनेगा। y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। इसी तरह से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उससे इक्वेशन बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 बनेगा, मींस x एक्सिस। तो अब सीधा पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यह हमारा x एक्सिस है और यह हमारा y एक्सिस है। जो वैल्यू आया है वो 20 के मल्टीपल में है, इसलिए यहां स्केल 20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। यहां भी 20, 40, 60, 80, 100। पहले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो 20 0 0 100, तो 20 0 पॉइंट यह है और 0 100 का पॉइंट यह है। तो इसको मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह लाइन ट्वेंटी 0 एंड 0 100। यह हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर पर करना है इसलिए आपके लिए समस्या नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन सेट चेक करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट के लिए कल के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि वह पॉइंट चुनना होता है जो इस लाइन पर लाई नहीं करता हो। तो सब उसमें बताए थे कि सबसे आसान पॉइंट होता है 0 0 का। तो 0 0 अगर हम इस इन इक्वेशन में रखते हैं, 0 0 अगर हम रखते हैं इस इन इक्वेशन में, ठीक है, x की जगह 0, y की जगह 0, तो हमको क्या बन रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 100,
यानी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। तो ट्रू स्टेटमेंट जब आता है तो जिस साइड का पॉइंट पुट करते हैं वही साइड सॉल्यूशन सेट होता है। तो इस लाइन के इधर सॉल्यूशन सेट हो गया। दूसरे का प्लॉट करें तो दूसरे का क्या है, दूसरे का है 60 0 और 0 60। तो 60 0 का पॉइंट यहां है, 0 60 यहां है, ठीक है। तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचा जाए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट चेक करने के लिए भी हम 0 0 यूज कर सकते हैं। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 60 यानी ट्रू आया। मींस इसके भी इधर होगा सॉल्यूशन सेट, इसके भी इधर हो गया सॉल्यूशन सेट। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस के दाहिनी ओर, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कौन सा रीजन आपको कॉमन आ रहा है। तो यह रीजन आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा जिसको हम शेड कर रहे हैं, जिसको हम शेड कर रहे हैं। यह रीजन सभी इनइक्वेशंस का कॉमन रीजन है। मींस इस रीजन का पॉइंट सभी इनइक्वेशंस मींस इस चारों इनइक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सबका एरो इसको इंडिकेट कर रहा है। इसके इधर बता रहा है, इसके इधर है, इसके ऊपर है और इसके नीचे है। तो यह हो गया वह सेट ऑफ वैल्यू जो सभी इनइक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमको यह पता करना है कि इस रीजन के किस पॉइंट पर जे का वैल्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन हमने कहा है कि उससे पहले हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो आइए एक बार टर्म देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला टर्म है स्टूडेंट्स लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स, लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ नहीं है, लीनियर इनइक्वेशन है। लीनियर इनइक्वेशन का ही नाम बदल किया गया है और यहां कहा जा रहा है कि लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स है। ठीक है, जैसे आप अगर स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन आप पढ़ने के बाद अगर इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको लोग इंजीनियर साहब कहने लगते हैं। अभी तो कोई इंजीनियर साहब आपको नहीं कह रहा होगा। तो उसी तरह से जो लीनियर इनइक्वेशन है उसको जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। एक बार पढ़ भी ले रहे हैं, द लिमिटेशंस ऑन रिसोर्सेज कैन ऑफ्टन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस नोन एज लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज होता है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं लीनियर इनइक्वेशन के फॉर्म में, तो उन्हीं लीनियर इनइक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। तो समझ गए लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, लीनियर इनइक्वेशन है बेसिकली। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी स्टूडेंट्स कोई नया नहीं है। अभी जस्ट पीछे जो हमने यह लीनियर एक्सप्रेशन बनाया है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, इसी लीनियर एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी कि ए लीनियर फंक्शन ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स व्हिच वी वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट टू गिवन लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहा, ए लीनियर फंक्शन ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा जो अभी जो हमने सिचुएशन लिया है उसमें लीनियर फंक्शन ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल कौन सा है, z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है उस ऑब्जेक्टिव का जो हम लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद है स्टूडेंट ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y।
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ऑप्टिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन हम कहते हैं द रीजन बाउंडेड बाय ऑल द लीनियर कॉन्स्टेंट्स, मीन्स द रीजन बाउंडेड बाय ऑल द लीनियर इनइक्वेशंस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। जैसे स्टूडेंट्स हमारा जो फिगर है, इसमें यह रीजन जो है, ठीक है, यह सभी लीनियर इनइक्वेशंस से घिरा हुआ है। द रीजन बाउंडेड बाय ऑल द लीनियर इनइक्वेशंस, तो इसी रीजन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फिजिबल रीजन। एक बार पढ़ भी लेते हैं, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स, और हम कह सकते हैं कि द रीजन बाउंडेड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो सामान्य बात है, समझना है कि जो बाउंडेड रीजन होता है, जो कॉमन रीजन होता है सभी लीनियर कॉन्स्टेंट्स का, उसी रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? तो फिजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स होगा, उसी को हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। A set of values of variables satisfying all the constraints known as feasible solution of the system of inequation। क्या कहा कि a set of values of variable satisfying all the constraints, तो कौन सा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स होगा जो सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा? तो फिजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाला जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होगा, वही तो सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाला जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई है, उसको हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाला जितना भी पॉइंट है, वो सब फिजिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स है, उसमें से कोई पॉइंट ऐसा होगा जो ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करेगा या फिर मिनिमाइज करेगा। तो अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमको ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है, तो एक्स वाई का वह वैल्यू जहां पर ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन मींस लीनियर एक्सप्रेशन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, अगर ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है तो वह वैल्यू ऑफ एक्स वाई जहां जेड मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करना है, तो इस रीजन का वह एक्स वाई जहां पर यह जेड मिनिमम होगा, उसको कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स, वह एक्स वाई जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू मिलता है। ए फिजिबल सॉल्यूशन विच लीड्स टू द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर का वह वैल्यू, वह एक्स वाई का वैल्यू जहां ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम होगा, उसी को कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड लास्ट स्टूडेंट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। हमने शुरू में ही कहा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। मींस यह जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, यह पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़कर इनइक्वेशन बनाते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं,
फिर उस फिजिबल रीजन के अंदर वह एक्स वाई फाइंड करते हैं जहां पर लीनियर एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स, यह तो हमारा टर्म्स रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसमें आपने क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लीजिए शॉर्ट में। लीनियर कॉन्स्टेंट्स, लीनियर कॉन्स्टेंट्स का मतलब है लीनियर इनइक्वेशंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है लीनियर एक्सप्रेशन। ऑप्टिमल वैल्यू, लीनियर एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है उसी को कहते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। फिजिबल रीजन, द रीजन बाउंडेड बाय ऑल द लीनियर कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स होगा वह क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर का वह एक्स वाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मींस लीनियर एक्सप्रेशन के वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम बनाएगा उसको कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और लास्ट में होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को फाइंड क्या करना है उस पर फिर से आते हैं। तो जब हमने लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू किया था तो हमने सबसे पहले बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़कर रिस्ट्रिक्शन से लीनियर इनइक्वेशन बनाना है, ऑब्जेक्टिव से लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद कॉमन रीजन फाइंड करना है मींस फिजिबल रीजन फाइंड करना है, ठीक है। और जब फिजिबल रीजन हम फाइंड कर लेंगे तब स्टेप आता है कि इस फिजिबल रीजन के अंदर कौन सा वह पॉइंट होगा जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़कर, ठीक है, उससे इनइक्वेशंस बनाएंगे तो उन इनइक्वेशंस से जो फिजिबल रीजन बनेगा मींस वह रीजन जो सभी के द्वारा बाउंडेड होगा वह दो तरह का हो सकता है। एक तो इस तरह से बाउंडेड रीजन हो सकता है या फिर दूसरा आपको ऐसा रीजन भी फिजिबल रीजन देखने को मिल सकता है, ऐसा रीजन भी फिजिबल रीजन आपको देखने को मिल सकता है जो अनबाउंडेड हो, जो अनबाउंडेड हो। तो जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने चलते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन आया है यह बाउंडेड रीजन आया है या फिर अनबाउंडेड रीजन आया है। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड आया है तो हम सीखेंगे कि जेड का वैल्यू कहां मिलेगा, और अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आया है तब भी हम सीखेंगे कि जेड का वैल्यू हमको कहां मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले बाउंडेड रीजन के साथ कि अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से जो इनइक्वेशन बना है वह इनइक्वेशन बाउंडेड फिजिबल रीजन जनरेट करता है, तो उस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव हो वह मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगा मींस वर्टेक्स पर मिलेगा, ठीक है। तो फिजिबल रीजन का वर्टेक्स बना होगा, कॉर्नर पॉइंट बना होगा, वहीं पर आपको जेड का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा अगर फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड है तो, ठीक है। तो अब देखिए यह जानकारी हमको मिल गई कि ठीक है फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड होगा तो जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको कहां मिलेगा, तो वर्टेक्स पर मिलेगा। तो वर्टेक्स पर अगर जेड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा तो हमको प्रत्येक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो चूंकि आप यह काम ग्राफ पेपर पर करते हैं इसलिए आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ग्राफ देखकर भी पता चल सकता है, ठीक है। खासकर यह 3 पॉइंट तो निश्चित आपको पता चल जाएगा
जहां लाइन एक्स एक्सिस को काट रहा होगा, वाई एक्सिस को काट रहा होगा, और यहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लीजिए आ रहा है विजिबल रीजन में। लेकिन यह जो पॉइंट है इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट पर जो दो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको सॉल्व कर लीजिए और इसका वर्टेक्स निकाल लीजिए। जब आपको फिजिबल रीजन का सभी वर्टेक्स पता चल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस जेड के अंदर पुट करना है और प्रत्येक वर्टेक्स पर जेड का वैल्यू निकालना है। जिस वर्टेक्स पर जेड मैक्सिमम आएगा, ठीक है, वहां आपको मैक्सिमम वैल्यू हो, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और जिस वर्टेक्स पर जेड मिनिमम आएगा वही आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कभी भी बीच में आपको नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो वर्टेक्स पर मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब यह जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था, ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव हमारा जेड है, जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो हम देखते हैं कि इस जेड का मैक्सिमम वैल्यू हमको कहां मिलेगा। तो जेड के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जेड के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ओ का तो 0 0 हो गया, ठीक है, इसमें फिजिबल रीजन जो है इसके प्रत्येक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ए का क्या हो जाएगा? 20 0 हो जाएगा। बी का हमको पता नहीं चल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बी का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम देख रहे हैं कि बी किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बी, यह लाइन है हमारा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और यह लाइन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस 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 4x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 10। 4x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू हमको अगर 10 मिल गया है, ठीक है, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी में y का वैल्यू रखिए, x की जगह 10 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। तो y यहां से हमको मिल गया 50। तो b का कोऑर्डिनेट हो गया 10 50, ठीक है। और c का, तो c के लिए, c को हम यहां लिख देते हैं कि c का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो 0 60। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जब फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको कहां मिलता है? वर्टेक्स पर मिलता है। तो वर्टेक्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रत्येक वर्टेक्स का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। अब प्रत्येक वर्टेक्स पर हमको जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक में लिख लेते हैं वर्टेक्स, अपनी सुविधा के लिए, वैसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटा सा टेबल बना लेने पर प्रत्येक वर्टेक्स और प्रत्येक वर्टेक्स पर जो जेड का वैल्यू है वो एक साथ दिखता है। तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, आइडेंटिफाई करने में हमको सुविधा होती है। वर्टेक्स और एक में वैल्यू ऑफ जेड। तो वर्टेक्स हमारा हो गया O00, A 20 B 1050 और C 060, ठीक है। Z हमारा क्या है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, Z इज इक्वल टू है 50x प्लस 15y। यहां हम नीचे लिख देते हैं Z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y, ठीक है। तो अब इसी का वैल्यू निकालना है 0 0 पर। तो 0 0 पर वैल्यू क्या आएगा? 0, ठीक है। 20 0 पर, तो 20 0 पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1000। 1050, तो 1050 पर हो जाएगा 1250। यहां रख लीजिए, 10 रखिएगा यहां तो 500, और
50 रखिएगा यहां तो 750, 750 प्लस 500 1250 और 060 पर आ जाएगा यह 900। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना था, फर्नीचर डीलर का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कह रहा था कि फर्नीचर डीलर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहां से अब हमको पता चलेगा कि फर्नीचर डीलर को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जहां जेड का मैक्सिमम वैल्यू आया है, जेड ही हमारा तो प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट का एक्सप्रेशन है, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1250 हो रहा है। कब हो रहा है, तो जब x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 50 पर। यह 10 50 जो b का वर्टेक्स है, इसमें x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 50 है, मतलब x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 50 पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 1250। लेकिन x हमारा क्या था, तो x हमारा था नंबर ऑफ टेबल्स और y था नंबर ऑफ चेयर्स। मींस अगर फर्नीचर डीलर 10 टेबल्स और 50 चेयर्स का डीलिंग करता है, ठीक है, तो जो उसके पास रिस्ट्रिक्शन था 5000 रुपीज का और 60 पीस रखने का, उसमें वह मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है और वह मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 1250। तो आप यहां आंसर में लिख सकते हैं इफ फर्नीचर डीलर deals 10 tables and 50 chairs he get he obtain मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1250। ठीक है, मैक्सिमम 1250 का प्रॉफिट कमाएगा अगर वह अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह से करता है। तो 5000 जो रुपया है उससे वह 10 टेबल और 50 चेयर खरीदता है। ठीक है, तो इस केस में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि अगर आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा, ठीक है, तो उस केस में फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेगा, वर्टेक्स बनेगा, वहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम भी वर्टेक्स पर ही मिलेगा और मिनिमम भी वर्टेक्स पर ही मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम का हम लोग प्रैक्टिस कर लें, लोग कर लेते हैं। यहां एक प्रॉब्लम हमने लिया है, इसमें हमने कोई सिचुएशन नहीं लिया है, सीधा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और लीनियर कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, कोई सिचुएशन होगा, कोई सिचुएशन रहा होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह लीनियर इनइक्वेशंस बना होगा और यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना होगा। यहां हमको सिर्फ सीखना है कि इन लीनियर इनइक्वेशन के हेल्प से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम यहां पर मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव को, मींस ऑब्जेक्टिव का मिनिमम वैल्यू हमको कहां मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। देन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से डायरेक्ट देख लेते हैं कि यह लाइन x एक्सिस को कहां काटता है और y एक्सिस को कहां काटता है। तो सीधा हम पुट करते हैं डायरेक्ट। अगर हम y0 पुट करें तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8। तो 8 0 पर x एक्सिस को काट रहा है। और अगर x0 पुट करते हैं तो y आएगा 4, यानी 0 4 पर y एक्सिस को काट रहा है। पता चल गया। फिर दूसरा हम ले लेते हैं, तो दूसरा इनइक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 12। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब इसमें भी डायरेक्टली चेक कर लीजिए, अगर हम y0 पुट करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 4,
यानी 4 जीरो पर काटेगा एक्स एक्सिस को, और एक्स अगर जीरो पुट करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू 6, 0 6 पर काटेगा y एक्सिस को। अब आप ये इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने में एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वैल्यू देख लीजिए कहां तक वेरी किया है, तो 8 तक गया है एक्स एक्सिस पर और 6 तक गया है वाई एक्सिस पर मैक्सिमम। तो यहां शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहां भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए कहां कहां कट कर रहा है। पहला जो लाइन है यह एक्स एक्सिस को 8 0 पर और वाई एक्सिस को 0 4 पर, तो 0 4 का पॉइंट तो यहां है और 8 0 का पॉइंट यहां है। तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचिए, तो इसको मिलाते हुए अगर लाइन खींचेंगे तो यह हो गया हमारा लाइन। अब इसका सॉल्यूशन सेट चेक कर लेना है हम लोगों को। तो सॉल्यूशन सेट के लिए 0 0 हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 हो गया, मतलब स्टेटमेंट ट्रू आ गया। तो ट्रू होने पर सेम साइड सॉल्यूशन सेट, तो सेम साइड सॉल्यूशन सेट में यह हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, फिर दूसरा है 4 0 और 0 6, तो 4 0 का पॉइंट हमारा यहां दिख रहा है आपको, और 0 6 का पॉइंट यहां दिख रहा है। ठीक है, इस दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं, तो इस दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो यह हो गया हमारा लाइन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट अगर चेक करना है तो इसके सॉल्यूशन सेट के लिए फिर से आप 0 0 इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है तो 0 0 पुट कर दीजिए। तो 0 0 अगर पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, मींस ट्रू। तो ट्रू आया तो सेम साइड सॉल्यूशन सेट, 0 0 जिस साइड में है वही साइड इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस दोनों का सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, तो y एक्सिस के दाहिनी ओर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है तो x एक्सिस के ऊपर होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा जो फिजिबल रीजन बन रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यह रीजन हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है क्या, जिसको हम शेड कर रहे हैं, यह रीजन हमारा फिजिबल रीजन होगा क्या। ध्यान से देखिएगा तो सभी का एरो आपको इसी में इंडिकेटेड दिखेगा, सभी का एरो इसी को बता रहा होगा। तो यह हो गया हमारा फिजिबल रीजन। जब फिजिबल रीजन हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर क्या करते हैं, तो हमको चूंकि फिजिबल रीजन बाउंडेड आया है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है ये वर्टेक्स पर मिलेगा। ठीक है, तो हमको प्रत्येक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो प्रत्येक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के लिए यहां 0 0, यहां हो जाएगा 4 0, नाम भी इसका कुछ दे दीजिए, ओ है, इसका नाम दे देते हैं ए, यह है बी और यह है सी। ठीक है, तो ए का हो गया 4 0, बी का हमको पता नहीं है तो बी का निकालने के लिए हमको इस दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा। तो लाइन देखिए क्या क्या है, तो पहला लाइन है यह आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और यह लाइन है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इन दोनों लाइन को इधर रफ में सॉल्व कर लीजिए, रफ में दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो माइनस माइनस माइनस, माइनस 2x इज इक्वल टू -4, माइनस 2x इज इक्वल टू -4। तो x यहां से आ जाएगा 2,
x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो इसी में x का वैल्यू रख लीजिए 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो 8 माइनस 2 6, 2y इज इक्वल टू 6 मीन्स y इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 3, मीन्स b का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 2,3। और c, ठीक है, c हमारा यह है, तो c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो c का कोऑर्डिनेट होगा 0,4। अब प्रत्येक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो प्रत्येक वर्टेक्स का जब कोऑर्डिनेट मिल गया है तो हम एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, एक में वर्टेक्स और दूसरे में वैल्यू ऑफ जेड, एक में वर्टेक्स दूसरे में वैल्यू ऑफ जेड। तो वर्टेक्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, ओ ए बी सी, ओ है 0 0, ए है 4 0, देखते जाइए फिगर में, ओ है 0 0, ए है 4 0, बी है 2 3, बी है 2 3 और सी है 0,4। ठीक है, प्रत्येक वर्टेक्स पर हमको क्या करना है, प्रत्येक वर्टेक्स पर हमको z का वैल्यू चाहिए, तो 0 0 पर तो z हमारा का क्या है, z इज इक्वल टू है -3x प्लस 4y। तो अगर 0 0 पर हम z का वैल्यू निकालते हैं तो 0 आएगा, 4 0 पर अगर निकालते हैं x की जगह 4 y की जगह 0 तो -12 आएगा। ठीक है, b पर अगर निकालते हैं 2 3 तो x की जगह 2, -6 y की जगह 3 12, तो -6 प्लस 12 प्लस 6 और 0 4 पर क्या आने वाला है, तो 0 4 पर आएगा 16। तो स्टूडेंट्स हमको इस बार मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज करना है z को, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z आपको क्या दिख रहा है, -12 दिख रहा है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या हो गया, -12, कहां पर हुआ, तो 4 0 पर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12 एट कहां पर, तो 4, तो यही हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो फिजिकल रीजन अगर बाउंडेड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव का जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो मैक्सिमम, या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो मिनिमम के लिए यही काम करते हैं कि प्रत्येक वर्टेक्स के कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z का वैल्यू निकाल लेते हैं। जहां मैक्सिमम वैल्यू मिला वह मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम होगा, जहां मिनिमम वैल्यू मिला वह मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए रहेगा तो मैक्सिमम आंसर में लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो मिनिमम आंसर में लिखेंगे। अब हमारा स्टूडेंट्स अनबाउंडेड रीजन का डिस्कशन बचता है कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम यही सीखेंगे कि अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।